हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एनर्जी इंटरैक्शन। इस चैप्टर में हम लोग मेजरली हीट और वर्क के बारे में पढ़ेंगे और उसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वर्क वर्क का जो डेफिनेशन दिया जाता है वो ये है: वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम gets reduced for raising of the weight may not be raised। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है वर्क का, और इससे आई एम श्योर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। तो वर्क को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, वर्क को समझने के लिए हमें एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम का रेफरेंस लेना होता है। तो इस पिक्चर में हम देखते हैं कि ये जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन को मैंने एज अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम की बाउंड्री कंसिडर किया है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर बैटरी है। बैटरी जो है वो मोटर को वर्क प्रोवाइड कर रही है, वो मोटर पे वर्क कर रही है। तो वर्क जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो इस बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है। तो इस एग्जाम्पल में वर्क हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इस केस में सिस्टम के अंदर बैटरी भी है और मोटर भी है, लेकिन सिस्टम के बाहर जो फैन है वो है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मोटर है वो फैन पर वर्क कर रही है, यानी ये जो बाउंड्री है उसको वर्क क्रॉस कर रहा है। तो इस केस में वर्क सिस्टम के द्वारा फैन पर किया जा रहा है। थर्ड जो है, इसमें हमने ये जो पूरा सेटअप है, दैट इज़ बैटरी, मोटर और फैन, तीनों को ही हमने एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम के अंदर लिया है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बाउंड्री है उसके अक्रॉस किसी भी तरह का एनर्जी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो इस केस में जो वर्क डन बाय द सिस्टम है या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि इस केस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी वर्क का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो इन सब एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग देख सकते हैं कि वर्क को जो डिफाइन किया जाता है वो मेजरली रेलेवेंट है विद रेफरेंस टू अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम लोग इसे बहुत डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ जो समझने की है वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो ये है: वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ पॉजिटिव। तो इस चैप्टर और मे बी वी कैन से इट कि इस पूरे सब्जेक्ट में हम लोग जो सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और सिस्टम पे जो वर्क किया जाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, उसे हम लोग नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वर्क को समझते हैं। वर्क का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है, बट हम लोग सिर्फ एक ही तरह का क्लासिफिकेशन देखेंगे जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने जो वर्क को क्लासीफाई किया है वो है दो टाइप्स में किया है। इसमें पहला है क्लोज्ड सिस्टम वर्क, इसे हम लोग नॉन फ्लो वर्क भी बोलते हैं, और दूसरा जो है वो है ओपन सिस्टम वर्क, जिसे हम लोग स्टडी वर्क भी कहते हैं। तो हम लोग फर्स्ट जो है क्लोज्ड सिस्टम वर्क उसको समझते हैं। क्लोज्ड सिस्टम वर्क के केस में वर्क ऑब्टेन करने के लिए या फिर वर्क फाइंड करने के लिए ये जो पीवी कर्व होता है, पीवी ग्राफ में जो पीवी कर्व है, इसको हम लोग वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं, और वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करने के बाद जो हमें एरिया मिलता है उस एरिया को हम क्लोज्ड सिस्टम वर्क कहते हैं। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल कर आता है वो है डब्ल्यू क्लोज्ड, यानी क्लोज्ड सिस्टम वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वी। तो ये वॉल्यूम एक्सिस पे रिप्रेजेंट प्रोजेक्ट करने के बाद जो एरिया यहाँ पर निकल कर आया वो है इंटीग्रल पी डी वी। अब हम लोग ओपन सिस्टम वर्क को देखते हैं। ओपन सिस्टम वर्क के केस में वर्क फाइंड करने के लिए ये जो पीवी ग्राफ है, इसमें जो पीवी कर्व है उसका प्रोजेक्शन हम लोग प्रेशर एक्सिस पर लेते हैं, और प्रेशर एक्सिस पर उसका प्रोजेक्शन लेने के बाद जो एरिया हमारे पास आता है उसे हम लोग ओपन सिस्टम वर्क कहते हैं।
इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आता है वो है W ओपन इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल V डी पी। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी एक्स्ट्रा होता है। ये इस तरह से डिफाइन किया गया है। इसका बेसिस या इसकी रीजनिंग हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क है क्लोज्ड सिस्टम वर्क, इसका जो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल कर आता है W क्लोज्ड इज इक्वल टू इंटीग्रल P dV। इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ये अलग अलग तरह की प्रोसेस के लिए हम वर्क का फॉर्मूला डिराइव करेंगे बाय यूजिंग ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ओके, तो जो क्लोज्ड सिस्टम वर्क की इक्वेशन है W क्लोज्ड इज इक्वल टू इंटीग्रल P dV, उसका यूज़ करके हम डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए वर्क का जो इक्वेशन है वो फाइंड करेंगे। तो पहला जो प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं वो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसे आइसोकोरिक या फिर आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहा जाता है। तो अगर एक प्रोसेस आइसोकोरिक है यानी कि जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, वो पीवी कर्व पे कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, इस पूरे ही प्रोसेस में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। तो ये जो क्लोज सिस्टम वर्क का इक्वेशन है W इज इक्वल टू इंटीग्रल P dV, इसमें ये जो टर्म है dV दैट इज जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वॉल्यूम, ये किसी भी दो पॉइंट के लिए ज़ीरो होगा क्योंकि पूरी ही प्रोसेस के लिए वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। तो dV का जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगा एंड उसी रीज़न की वजह से ये जो पूरा इक्वेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो उस केस में जो क्लोज्ड सिस्टम वर्क है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए निकल कर आता है ज़ीरो। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए क्लोज्ड सिस्टम वर्क या फिर सिंपली वर्क का वैल्यू जो है वो होता है ज़ीरो। दूसरी प्रोसेस जो हम देखते हैं वो है कांस्टेंट प्रेशर, जिसे हम लोग आइसोबारिक या फिर आइसोपिस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है उसका जो पीवी कर्व है कुछ इस तरह का दिखाई देता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ पीवी कर्व फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। यहाँ पर टोटल प्रोसेस के लिए प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रल P dV, और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर जो भी टर्म कांस्टेंट होता है उसे हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लेकर आ सकते हैं। तो इस केस में प्रेशर जो है वो इंटीग्रेशन से निकलकर बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dV फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का एक इक्वेशन हमारे पास निकल कर आता है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए क्लोज्ड सिस्टम वर्क का जो इक्वेशन निकल कर आता है वो है P मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो इसे हम लोग सिंपली P डेल्टा V भी बोलते हैं, P मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। थर्ड जो प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं वो है कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन मैंने मेंशन किया है PV इक्वल टू mRT। अब इस इक्वेशन में हम लोग देखेंगे कि जो LHS साइड है वो यहाँ पर कांस्टेंट हो गई है बिकॉज m इज़ अ कांस्टेंट, क्योंकि गैस का कुछ एडिशन या फिर रिमूवल नहीं हो रहा है। दूसरा R जो कि एक गैस कांस्टेंट है। तीसरा जो है टेम्परेचर जो कि इस प्रोसेस के लिए कांस्टेंट है। तो RHS यहाँ पर कांस्टेंट हो गई है। तो PV इज इक्वल टू अ कांस्टेंट C। तो यहाँ पर प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब इस चीज़ को हम क्लोज्ड सिस्टम वर्क की जो इक्वेशन है उसमें रिप्लेस करेंगे, दैट इज W इज इक्वल टू इंटीग्रल P dV। यहाँ पे हम जो P है प्रेशर उसको इस इक्वेशन का यूज़ करके
रिप्लेस करेंगे तो W जो है वो निकल कर आता है इंटीग्रल C/V, जो कि हमने P को रिप्लेस किया है, मल्टीप्लाइड बाय dV। तो एज C इज अ कांस्टेंट, C को हम इंटीग्रेशन से बाहर लेकर आ सकते हैं, तो इंटीग्रेशन के अंदर में जो बचता है वो है dV/V, इंटीग्रेशन फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल। अब हम जानते ही हैं dV/V का जो इंटीग्रेशन है वो होता है ln V, इट इज सिमिलर टू dx/x। तो ln V में हम जब लिमिट्स पुट करेंगे तो ये निकल कर आता है ln VF माइनस ln VI। अब ln की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, C टाइम्स ln VF डिवाइडेड बाई VI। ओके, सो VF को हम लोग C/PF और VI को हम लोग C/PI भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग VF/VI को प्रेशर के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रेशर में टर्म्स में कन्वर्ट करने के बाद ये जो इक्वेशन होती है वो है ln P इनिशियल डिवाइडेड बाई P फाइनल। तो ये दोनों ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म है आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में क्लोज्ड सिस्टम वर्क की, जहाँ पर C का जो वैल्यू है वो है P इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई V इनिशियल इज इक्वल टू, ऑल्सो कैन बी रिटन एज P फाइनल V फाइनल, या फिर MRT इनिशियल या फिर MRT फाइनल। अब आइसोथर्मल के केस में हम लोग दो केस और देखते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन जैसा कि हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, इसमें सिस्टम एक्सपेंड कर रहा होगा। अगर सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है तो उसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। तो जो रेशो होगा फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम वो 1 से ज़्यादा होगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर ln नेचुरल लॉग में अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो उसका वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है। सिमिलरली कंप्रेशन के केस में हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब सिस्टम कंप्रेस होगा तो उसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो उसके इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा। तो ये जो रेशो है V फाइनल डिवाइडेड बाई V इनिशियल वो 1 से कम होगा। तो जो ln का वैल्यू जो है 1 के केस में नेगेटिव होगा। तो एक बार हम लोग इसे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक पिस्टन सिलेंडर का फोटो दिया हुआ है। अब हम लोग इस फोटो में जो शेडेड रीजन है जहाँ पर स्टेट 1 लिखा हुआ है इसे हम लोग सिस्टम कंसिडर करेंगे। यहाँ पर ये जो डार्क लाइन है इसे हम लोग सिस्टम की बाउंड्री कंसिडर करेंगे। तो पहला केस हम लोग देखते हैं एक्सपेंशन का। अगर ये सिस्टम एक्सपेंड कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है ये जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, जिस केस में वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम पिस्टन पे वर्क कर रहा है पिस्टन को मूव करने के अपवर्ड। तो हमने जो पहले साइन कन्वेंशन देखा था वर्क डन बाय द सिस्टम, जिसको हमने पॉजिटिव लिया था, वो हमारे सपोर्ट में है। दूसरा है कंप्रेशन का केस। कंप्रेशन के केस में इस पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करना होगा और इस पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करवाने के लिए हमें यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत होगी, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि हमें एक एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत है। तो एक्सटर्नल वर्क का यूज़ करके हम लोग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, यानी कि वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, जिसको हमने साइन कन्वेंशन में नेगेटिव कंसिडर किया था। तो इस केस में भी हमारा जो वर्क है वो एक नेगेटिव निकल कर आता है जो कि हमारे सपोर्ट में है। तो अब हम लोग फोर्थ प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रोसेस का नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो
एडियाबैटिक प्रोसेस में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी तरह का हीट इंटरेक्शन नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ओके, तो ये इक्वेशन जो हमने पहले भी देखी थी, पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। अब ये जो इक्वेशन है ये सिंपली एडियाबैटिक प्रोसेस पे एप्लीकेबल नहीं होती। ये बात मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताई थी कि ये इक्वेशन एप्लीकेबल होने के लिए जो प्रोसेस है वो एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होनी चाहिए। तो उसमें ये दो कीवर्ड्स है, पहला है रिवर्सिबल और दूसरा है एडियाबैटिक। यह सिंपली एडियाबैटिक प्रोसेस पर एप्लीकेबल होने वाली इक्वेशन नहीं है। इस इक्वेशन की एप्लीकेबिलिटी के लिए प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक होनी चाहिए, जिसे हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें ये जो गामा है उसे एडियाबैटिक इंडेक्स बोला जाता है, जो कि रेशो होता है स्पेसिफिक हीट्स का, जिसे हमने चैप्टर 1 में भी देखा था। तो अब हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस यानी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्लोज्ड सिस्टम वर्क की इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की ये जो इक्वेशन है पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसे हम लोग इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए भी लिख सकते हैं। पी इनिशियल वी इनिशियल रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू पी फाइनल इंटू वी फाइनल रेज टू पावर गामा। और सिंपली ये पूरे प्रोसेस के हर एक पॉइंट पे ऐसा लिखा जा सकता है, किसी भी पॉइंट पे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर इज अ पॉइंट ए, तो P of A multiplied by V of A raised to power gamma is equals to constant। तो किसी भी पॉइंट पर हम लोग ये इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग फाइंड करते हैं, वो आता है प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V रेज टू पावर गामा। ये हम लोग RHS में लेकर चले गए। अब जो हमारा वर्क का इक्वेशन था इंटीग्रल P डी वी, यहाँ पर हम P को सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन की हेल्प से। तो P का जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे C डिवाइडेड बाय V रेज टू पावर गामा dV। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि C जो है वो एक कांस्टेंट है, जिसे हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर लेकर आएंगे, एंड dV डिवाइडेड बाय V रेज टू पावर गामा इंटीग्रेशन के अब अंदर है। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V रेज टू पावर माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाई dV। तो हम लोग जानते हैं V रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1, और ये जो पावर है वो सिंपली ही डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। इसका इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल है, और हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे V इनिशियल टू V फाइनल, क्योंकि हमें इनिशियल टू फाइनल पूरा प्रोसेस के लिए वर्क का इक्वेशन ऑब्टेन करना है। अब ये जो डिनोमिनेटर है माइनस गामा प्लस 1, या फिर 1 माइनस गामा भी जिसे हम लोग बोल सकते हैं, इसे हम लोग ब्रैकेट के बाहर लेकर आए हैं 1 माइनस गामा, और लिमिट्स को हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर आता है वी एफ, इसकी पावर है 1 माइनस गामा माइनस वी इनिशियल, इसकी पावर है 1 माइनस गामा। अब ये जो C कांस्टेंट है हम इसको ब्रैकेट के अंदर में लेकर जाएंगे, तो C टाइम्स वी एफ वी फाइनल रेज टू पावर 1 माइनस गामा माइनस C टाइम्स वी इनिशियल रेज टू पावर 1 माइनस गामा। अब यहाँ हम लोग हमारे ब्रेन का यूज़ करेंगे। C को हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम है C को हम लोग P इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय P फाइनल मल्टीप्लाइड बाय V फाइनल रेज टू पावर गामा से रिप्लेस करेंगे फर्स्ट टाइम वाले C में, और जो सेकेंड टाइम वाला C है उस केस में हम लोग P इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय V इनिशियल रेज टू पावर गामा से रिप्लेस करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इसे उस तरह से रिप्लेस कर दिया। अब वी एफ रेज टू पावर गामा मल्टीप्लाइड बाई वी एफ रेज टू पावर 1 माइनस गामा, ये दोनों सिमिलर टर्म है, इनके मल्टीप्लिकेशन में इनकी जो पावर है वो एडअप हो जाएंगी, और आप देख सकते हैं कि एडअप होगी जब इनकी पावर 1 माइनस गामा प्लस गामा, तो सिंपली 1 हमें ऑब्टेन होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें वी आई रेज टू पावर 1 हमें ऑब्टेन होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे पी एफ वी एफ रेज टू पावर 1 माइनस पी आई वी आई रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के केस में जो क्लोज सिस्टम वर्क की इक्वेशन है वो निकल कर जो आती है वो ये है
P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल डिवाइडेड बाई गामा -1। यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लेके डिनोमिनेटर में भेज दिया। तो ये इक्वेशन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के केस में निकल कर आती, जिससे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करके दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं, वो है MR T इनिशियल माइनस T फाइनल डिवाइडेड बाई गामा -1। अब हम लोग फोर्थ प्रोसेस, दिस शुड बी फिफ्थ प्रोसेस पे पढ़ते हैं, जो कि है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट इंटरेक्शन होता है, लेकिन इसकी जो इक्वेशन है वो काफ़ी सिमिलर होती है एडियाबैटिक से। PV रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो n जो है वो एक पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, तो इसका जो डेरिवेशन है वो काफ़ी सिमिलर होगा एडियाबैटिक से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गामा को n से रिप्लेस किया गया है। तो इस केस में जो वर्क निकल कर आता है, वर्क का इक्वेशन निकल कर आता है, वो काफ़ी सिमिलर होता है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन निकल कर आया है वो है P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल डिवाइडेड बाई गामा के जगह पर n-1। और आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग इसे लिख सकते हैं MR ब्रैकेट में T इनिशियल माइनस T फाइनल डिवाइडेड बाई n-1। अब जो भी प्रोसेसेस हमने पढ़ी हैं उसका हम लोग PV ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो ये जो सारी प्रोसेसेस है उसको हम एक जनरलाइज्ड टर्म्स में लिख सकते हैं। PV रेज़्ड टू पावर k इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। k की वैल्यू 1 होने पर ये PV इक्वल्स टू C, जो कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। k की वैल्यू गामा होने पर ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। और k का वैल्यू n होने पर ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो उन सारी प्रोसेसेस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें स्लोप समझना होगा कि कौन से प्रोसेस का जो ग्राफ है, जो कर्व है, उसका ज़्यादा स्लोप होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्लोप ऑब्टेन करने के लिए हमें इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा। तो एक बार ये डिफरेंशिएशन हम लोग देखते हैं। ये हमारी जनरलाइज्ड इक्वेशन है, PV रेज़्ड टू पावर k इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। आप लोग इस ग्राफ पे अभी ध्यान मत दीजिए, पहले एक बार इसके इक्वेशन का डिफरेंशिएशन देखिए। तो यहाँ पर सिंपल सा डिफरेंशिएशन का रूल है। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन जो कि dp है, मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म एज इट इज, प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज, दैट इज p, मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन जो कि v रेज़्ड टू पावर k का डिफरेंशिएशन है, दैट इज k मल्टीप्लाइड बाय v रेज़्ड टू पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई dv इक्वल्स टू 0। अब ये जो सेकेंड टर्म है इसे हम लोग RHS में लेकर गए और उसके बाद dv को हम लोग डिनोमिनेटर में लेकर आए। dp बाई dv जो कि एक PV कर्व का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, माइनस k मल्टीप्लाइड बाई पी वी रेज़्ड टू पावर -1 यहाँ पर निकल कर आता है। तो इसका जो स्लोप है उसका इक्वेशन निकल कर आता है k टाइम्स ब्रैकेट ऑफ माइनस p बाय v। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके लिए k का वैल्यू 1 है, पॉलीट्रॉपिक के लिए k का वैल्यू n है, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए k का वैल्यू गामा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सारे ही स्लोप नेगेटिव है, बट हमें मैग्नीट्यूड को ही सिर्फ देखना है। इस ग्राफ को हम लोग एक बार देखते हैं। इस ग्राफ का जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, आई मीन ये वाला जो रीजन है, इसमें एक्सपेंशन प्रोसेसेस शो की गई। तो हमें यहाँ पर 3 कर्व्स बनाए हैं। उसमें हमें देखना है कि कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल का, कौन सा ग्राफ एडियाबैटिक प्रोसेस का है।
इस केस में हमने देखा यहाँ पर कि गामा का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है। तो इस रीजन की वजह से ये जो स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, वो सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लोप इस वाले कर्व का है, तो ये एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का हो गया है। और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस विल ऑलवेज लाई इन द मिडल बिकॉज n लाइज बिटवीन, n का जो वैल्यू है वो 1 और गामा के बीच में लाई करता है। और सबसे जो लेस स्लोप है वो होगा आइसोथर्मल प्रोसेस का। सिमिलरली हम यहाँ देख सकते हैं कंप्रेशन साइड में सबसे ज़्यादा जो स्लोप वाला कर्व है, सबसे ज़्यादा स्टीपर कर्व है, वो है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का, उसके बाद पॉलीट्रोपिक का और उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस का। और इसका एक ट्रिक भी दिया जाता है। अगर कभी एग्जाम में 3 ग्राफ्स आपको दिखाए गए और आपसे पूछा गया कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का कर्व कौन सा है, तो सिंपली आपको उस कर्व के लोएस्ट पॉइंट पर जाना है और उस कर्व को अज्यूम करना है कि ये एक पहाड़ है, एक हिल है। तो जिस पहाड़ पर चढ़ना सबसे मुश्किल होगा वो कर्व एक आइसेंट्रोपिक कर्व शो होगा। तो इस केस में हम इस ट्रिक का यूज़ करते हैं। हम इन तीनों के ही एंड पॉइंट पर जाकर खड़े होते हैं। तो जिस कर्व पर चढ़ना सबसे मुश्किल है, जो कि इस केस में ये लास्ट वाला कर्व है, वो एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का कर्व होगा। सिमिलरली आप इसमें भी उस ट्रिक का यूज़ करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग नोट देखते हैं यहाँ पर एक स्लोप ऑफ ए एडियाबैटिक कर्व, एडियाबैटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हमने यहाँ पर देख ही लिया है कि ये जो माइनस पी बाई वी है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डी पी बाई डी वी ऑफ आइसोथर्मल। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप है वो गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होता है। और जो वैल्यू है के का, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। मोर स्टीपर कर्व इज हैविंग मोर वैल्यू ऑफ के। तो आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही मूव करेंगे, जैसे कि यहाँ पे के का वैल्यू 1 था, फिर n हुआ, फिर गामा हुआ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में के का वैल्यू बढ़ रहा है।